सुप्रभात बच्चों, हम कक्षा 8वीं में संधि व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। संधि व्यवस्था, संधि किसे कहते हैं? संधि जब दो वर्ण मिलकर एक नए वर्ण को बनाते हैं तो वहाँ पर आपस में उनमें संधि होती है। संधि कितने प्रकार की है ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। हमने स्वर संधि का अध्ययन कर लिया है। आज हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। नंबर 2 पर व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। परिभाषा है, जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर आए तो जब वे आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर विकार उत्पन्न होता है। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यंजन पहले 2 शब्द हैं, उसमें पहला शब्द है 2 शब्द हैं, उसका अंतिम वर्ण है और अगले शब्द का पहला वर्ण व्यंजन या स्वर हो, और जब वे आपस में मिलते हैं एक विकार उत्पन्न होता है और उस विकार से ही एक नया वर्ण बनता है और वह नया वर्ण दोनों शब्दों के बीच में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण है, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे दिक् प्लस अनुस्वार है, ये यहाँ पे का के नीचे अनुस्वार है, दिक् प्लस अंबर। दिगंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि दिक् प्लस अंबर, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क अरहित है, प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ, ये दोनों मिलकर क और अ मिलकर एक नए वर्ण को इन्होंने बनाया है, एक नए वर्ण का निर्माण किया है, ग। ये ग कैसे आया, ये सभी नियम मैं अभी करवाऊंगा। ठीक है, यही समझना हमने, यही मैं आज समझाऊंगा। ठीक है, दिक् प्लस अंबर, दोनों शब्द आपस में मिलते हैं, एक नए शब्द का निर्माण होता है, दिगंबर। ठीक है, ये नहीं है कि पूरा ही शब्द आपस में मिला है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क
दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ को अरहित है प्लस अ दोनों मिलकर ग बन जाते हैं। ये कैसे बने, ये सभी हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको वर्ण के बारे में बताता हूँ। ठीक है, वर्ण कितने हैं हमारे देवनागरी लिपि में 52 वर्ण है। ठीक है, देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण। ठीक है, इनमें कुछ तो स्वर आते हैं। क्या आते हैं, स्वर कितने हैं, 11। कौन कौन से हैं, ओ ई उ री ए आई ओ औ। ठीक है, ये कितने हैं, 11 हैं। फिर बात करता है उसके बाद एक अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार का चिन्ह सभी बच्चों को पता है। अनुस्वार ठीक है, फिर है विसर्ग। विसर्ग संधि भी हम व्यंजन संधि के बाद पढ़े। ठीक है, विसर्ग। ठीक है, फिर आते हैं हमारे व्यंजन। ठीक है, व्यंजन को खो अगर अरहित करना है, शुद्ध वर्ण तो वही होते हैं, इनके नीचे हलंत लगा होता है। ठीक है, अगर हलंत नहीं लगा तो हम इनमें असमाहित है। ठीक है, स्वर हैं व्यंजनों के बगैर बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन है वो स्वर के बगैर नहीं बोले जाते। अगर व्यंजनों को स्वर रहित करना है तो इसके नीचे हलंत चिन्ह लगाना होता है। क, ख, ग, घ, फिर है या, तो, ठ, दो, न, तो, थो, दो, ध, न, प, फ, ब, म, भ आएगा यहाँ पे, म। ठीक है, जो, रो, लो, व। फिर है श, 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 ह।
त्र श्र अड़ और ढोंगर, ये द्विगुण व्यंजन है। क्या है ये? द्विगुण व्यंजन है। क्या है ये? द्विगुण व्यंजन है। इनको क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। हाँ, ये यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। द्विगुण व्यंजन अड़ और ढोंगर, इनसे कभी भी शब्द नहीं बनेगा। ये शब्द के या तो बीच में मिलेंगे हमें या बाद में मिलेंगे। ठीक है। अब मैंने ये वर्ण इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब हम व्यंजन संधि करेंगे तो हमें जो ये देवनागरी लिपि के 52 वर्ण मैंने लिखे यहाँ पर, इनका ज्ञान होना चाहिए। और ऐसे ही लिख ले बच्चे जैसे मैंने ये लिखे हैं। ठीक है। ये क्या है? ये कै वर्ग है। कै वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कै वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है? घ है। ठीक है। चै वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? जय है। ठीक है। टै वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? ण। तै वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? न। प वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है? ह। ठीक है। इस तरह से हमें इनका भी पता होना चाहिए। ये अब हमारे काम आएंगे। ठीक है। क वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5। च में 5 है। ट में 5 है। ठीक है। त वर्ग में भी 5 है। कितने हैं? 5 है। प फ भ भ म में भी 5 है। ठीक है। ये परिवार है, हम परिवार भी बोल सकते हैं। कै परिवार में कितने वर्ण हैं? 5। चै परिवार में 5। टै परिवार में 5। ठीक है। वर्ग भी हम इनको बोलते हैं, वर्ग ही बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है ये य र ल व, ये संख्या में कितने हैं? 4। ठीक है। श स स ह, ये भी संख्या में 4 हैं। ठीक है। स त्र ग स्र, ये संख्या में कितने हैं? ये भी 4 हैं। द्विगुण व्यंजन। ठीक है। अड़ और ढंगर, ये संख्या में 2 हैं। ये ध्यान रखे विद्यार्थी, इनसे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। या तो ये शब्द के बीच में मिलेंगे या अंतिम वर्ण इन्हीं का होगा। ठीक है। जैसे कड़ा। ठीक है। जैसे कड़ा, बाढ़। ठीक है। इस तरह से अब हम ये विद्यार्थी पहले तो ये याद कर ले। ठीक है। स्वर 11 हैं, कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग। ठीक है। फिर ये क ख ग घ अंग अंग। ठीक है। ये संख्या में 5 है। कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? टै वर्ग में कौन कौन से? तै में। ऐसे ही याद कर लेंगे विद्यार्थी। ठीक है। ये अब हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है। तो ये हमने वर्ण है ये पढ़ लिए, लेकिन अब इनको नाम दिया गया है कै वर्ग में। ठीक है। कौन से कै वर्ग है? ठीक है। ये हमारे मुख के किस हिस्से से इनका उच्चारण होता है? ठीक है। कै वर्ग है, ये क्या है? कंठ है। क्या है ये? कंठ।
कंठ से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, क्या है ये? कंठ्य है। और च वर्ग है वो क्या है? तालु है। तालु से इनका उच्चारण होता है। फिर ट वर्ग क्या है? मूर्धन्य। मुद्दा से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, फिर त वर्ग है, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है। कहाँ से होता है? दंत से होता है, इसलिए ये दंत्य है। ठीक है, फिर बात आती है प वर्ग। ये कहाँ से होता है? प वर्ग है, 5 वर्ण है प वर्ग में, प परिवार में। इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है? ओठ से होता है, तो ओष्ठ। ठीक है, य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, फिर श ये क्या है? ऊष्म है। जब हम इनको बोलते हैं तो ऊष्मा है। ठीक है, हमारे मुख से गर्म श्वास निकलती है, एक रगड़ सी उत्पन्न होती है गले में। ठीक है, जोर लगता है इनको बोलने में। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन ये स त्र घ स्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। यानी कि संयुक्त किस लिए है? ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन इनको हम बोलते हैं। और ये मैंने द्विगुण व्यंजन बता दिया है, विद्यार्थी इनको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब बात चलती है, विद्यार्थी ये याद रखे, क वर्ग है, उसका तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, वर्ण कौन सा है? च वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? ठीक है, इस तरह से विद्यार्थी इनको याद कर लेंगे, क्योंकि यह हमारी जब हम व्यंजन संधि करेंगे उसमें ये अभी काम आएंगे। यह नियम सभी को काम आएगा। अब हम चलते हैं, व्यंजन संधि है उसका उसी की परिभाषा हमने कर ली है। व्यंजन संधि, जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर आए और जब वे आपस में मिलते हैं तो एक विकार उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है और एक नए वर्ण को वो जन्म देते हैं, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। ठीक है, जैसे दिक् प्लस अंबर, दिगंबर। ठीक है, तो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है? क। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ओ। ठीक है, तो दोनों मिलकर ग बना दिया, ग को उत्पन्न कर दिया, एक नए वर्ण को इन्होंने जन्म दिया है। कैसे? ये नियम यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, अगर क है, क के बाद अनुस्वार आता है तो क वर्ग अपने ही, क वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। ये तीसरा वर्ण, सॉरी अक्षर नहीं, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि क के बाद अगर स्वर आता है, ये आ गया स्वर। ठीक है, तो क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यहाँ पर ये रहा तीसरा वर्ण, तो ये बन गया यहाँ पर दिक् प्लस अंबर, दिगंबर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नियम है। ठीक है, इसमें 3-4 नियम है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नियम है, यहाँ पर नियम है वो पढ़ेंगे हम। ये कहता है कि वर्णमाला के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बनना। ठीक है, पहले वर्ण का तीसरा वर्ण। ठीक है, कैसे बनता है? परिभाषा है, वर्णमाला कौन सी? अभी जो हमने पढ़ी है। ठीक है, अभी हमने अध्ययन किया है।
ठीक है, ये वर्णमाला है। ठीक है, इनके नाम कहाँ से इनका उच्चारण होता है वो भी मैंने बता दिया है। वर्णमाला के किसी वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, पहले वर्ण कौन कौन से हैं, ठीक है, यहाँ तक हम प तक करेंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि वर्णमाला के किसी वर्ग के पहले वर्ण, तो ये वर्णमाला है, पहला वर्ण कौन कौन सा हो गया, क, च, ट, त और प। तो ऐसे ये यहाँ पर लिख लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में कौन कौन से हैं पहले वर्ण, क, ठीक है, शुद्ध रूप लिखा जाएगा ए रही, क, च, ट, तो और प। ठीक है, ये पहले वर्ण है। ठीक है, वर्णमाला में, ठीक है, शप्रश व्यंजन जो हैं वो कितने हैं, 25 है, ये भी यहाँ पर लिख ले। ठीक है, जो शप्रश व्यंजन हैं वो कितने हैं, 25 है, ये रहे, इनको हम शप्रश व्यंजन बोलते हैं। क्या है ये, शप्रश व्यंजन। ठीक है, जब हम इन शप्रश व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है वो हमारे मुख के किसी अंग से टकराती है। ठीक है, इसलिए इनको शप्रश व्यंजन बोलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि वर्णमाला किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त या प। ठीक है, ये यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हम, वर्णमाला के शप्रश व्यंजन के पहले वर्ण। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, के बाद यानी कि पहला जो शब्द है, ठीक है, पहला जो शब्द है तो उनका अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प है। के बाद दूसरा शब्द जो आएगा, दूसरा शब्द के पश्चात इनके बाद कोई शवर अथवा या तो कोई भी स्वर हो, ठीक है, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग। ठीक है, शप्रश व्यंजन में अब हम ये देख लेंगे तीसरा और चौथा वर्ण कौन कौन सा है। ये कहता है कि वर्णमाला के शप्रश व्यंजन है उनमें से कोई भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण पहला हो, यानी कि पहला कौन कौन से, क, च, ट, त और प। ठीक है, इनके बाद या तो कोई भी स्वर हो या वर्ग का, शप्रश व्यंजन वर्ग का या तो तीसरा वर्ण हो या चौथा। ठीक है, सभी में तीसरा या चौथा, सिर्फ शप्रश व्यंजन में। ठीक है, कहता है तीसरा या चौथा अगर वर्ण आता है किसके बाद, शप्रश व्यंजन के पहले वर्ण के बाद, पहला कौन सा है, क, च, ट, त, प। अगर इनके बाद अगर पहला शब्द है उनका अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प है, तो दूसरे शब्द में या तो पहला वर्ण स्वर हो, अगर स्वर नहीं है तो वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो कौन से, घ, घ, ज, झ, अंग,
द ध भ भ हो, तो ये किस में बदल जाएंगे? एक बार फिर दोबारा मैं बताता हूँ विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ये कहते हैं कोई दो शब्द है, ठीक है, दो शब्द हैं। ये यहाँ पे मैंने उदाहरण करवाया था, ठीक है। ये कहता है कि शप्रश व्यंजन, ठीक है, शप्रश व्यंजन वर्ग में, तो ये वर्ग है जब पहला वर्ण है, ठीक है, वो उसी का वर्ग होता है। जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग। तो ये कहता है परिभाषा में, अगर वर्ग का कोई भी पहला दो शब्द हैं, उसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो स्वर हो या स्वर नहीं है तो वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, ठीक है। ये यहाँ पर बता दिया है, तो वो गह में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर वर्ग का पहला वर्ण है और आगे हमें स्वर मिल गया है, ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? गह बन जाएंगे। वही यहाँ पर ये बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि वर्णमाला के किसी वर्ण के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर हो अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आएगा। यहाँ पर चौथा वर्ग नहीं आएगा, वर्ण आएगा, ठीक है। वर्ण कौन कौन से हैं यहाँ पे मैं लिखवा भी दूंगा। ग, घ, ये तो हो गए कै वर्ग के दोनों, तीसरा और चौथा, ठीक है। आगे चै वर्ग में जो, झो, ठीक है, ये तीसरा चौथा। फिर ये कहता है कि अथवा, ठीक है, य, र, लो, वो आने पर, ठीक है, आने पर। एक बार फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर परिभाषा में कहता है दो शब्द हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो। अगर स्वर नहीं है तो वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, जो मैंने यहाँ पर अभी लिखे हैं, अथवा य, र, ल, व आने पर पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं भैया, उदाहरण करते हैं। यहाँ पर उदाहरण से समझ में आ जाएगा, ठीक है, उदाहरण से आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, अप प्लस जय, अप प्लस ज, ठीक है, अप प्लस ज। तो ये कहता है ये पै के नीचे हलंत है, ए रहित है, ये ए इसमें समाहित नहीं है, ठीक है। नियम के अनुसार हम चलेंगे कि परिभाषा में हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। ये उदाहरण है अप प्लस ज। ये कहता है कि अगर पहले
शब्द का अंतिम वर्ण वर्ग का पहला वर्ण है, ये रहा भाई, ये आ गया, देखो प ए रही प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर तीसरा या चौथा वर्ण हो तो वे आपस में वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है, करते हैं। पहले हम अब प्लस ज इस शब्द पे चलते हैं। ये कहते हैं कि पहले शब्द का पहला शब्द कौन सा, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, हो, ये निकाल लिया, प्लस ज हो, जो। तो ये वर्ग का कौन सा है, तीसरा वर्ण है। कौन से वर्ग का है, अब हम उसी वर्णमाला पे चलते हैं। ठीक है, परिभाषा के अनुसार प प्लस ज, अप प्लस ज, ये कहता है कि वर्णमाला में, ठीक है, परिभाषा में बताता था कि कोई दो शब्द हैं, अगर शप्रश व्यंजन, ठीक है, जो वर्ग है उसका पहला वर्ण शब्द में अंतिम जो वर्ण है वो पहला हो, किसमें, शप्रश व्यंजन की वर्ग में, तो ये रहा यहाँ पर प, पहला वर्ण है। ठीक है, फिर कहता है उसके बाद अगर तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो वह तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो हमने पा के बाद ये देखना तीसरा या चौथा वर्ण है या नहीं। तो पहले तो ये देख लेंगे इसमें वर्ण क्या है, ज। ठीक है, अब ये देखो ज कहाँ पर है, ये च वर्ग में तीसरे नंबर पर है। कहाँ पर है, तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो परिभाषा पे एक बार फिर दोबारा परिभाषा पे आते हैं। ये कहता है कि वर्णमाला के किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के बाद कोई, ठीक है, तो ये कहता है कि जब हमें क च ट त प अंतिम वर्ण मिले, पहले शब्द में अंतिम वर्ण मिले, ये मिल गया भाई प के बाद कोई स्वर तो है नहीं, लेकिन किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो ये तीसरा वर्ण मिल गया है। ठीक है, कौन कौन से, ग, घ, ज, ज, ड, ढंग, द, ध, भ, भ, अथवा य, र, ल हो आने पर पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी कि प किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। प उसी अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यहाँ पे ये रहा, भ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, अब। ठीक है, विद्यार्थी समझ गए होंगे। ठीक है, विद्यार्थी है, समझ गए हैं। ठीक है, ये हमारे पहला नियम है। ये इसमें व्यंजन संधि में करीब हमें 5-6 नियम पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, 5 नियम हैं। तो आज हमने एक नियम पढ़ लिया है। विद्यार्थी बार बार इस वीडियो को देखे, अच्छे से समझे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमने ये देखना है कि 2 शब्द हैं, ये रही यहाँ पर। ठीक है, हाँ, ये भी है, पहला शब्द भी हो सकता है और अंतिम वर्ण भी हो सकता है, जैसे ये रहा। ठीक है, तो पहला शब्द उसका अंतिम वर्ण अगर क च ट त प हो और अगला जो शब्द उसका पहला वर्ण, तो एक सिंगल ही यहाँ पर वर्ण है, लेकिन इसमें अ समाहित है क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं लगा। ये कहता है कि अगला या तो तीसरा वर्ण हो या चौथा, तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, प प्लस ज, तो तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे, प और ज, ब। ठीक है, और दोनों के मिलने से ब बन गया, तो यहाँ पर प है वो हट जाएगा, यहाँ पर अब्ज बन जाएगा। ठीक है, अगर विद्यार्थियों को वीडियो समझ में नहीं आई, ये नियम समझ में नहीं आया, तो मैं इसको
विद्यार्थी बता देंगे। ठीक है, निसंकोच, इसमें बेटा शर्माने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। मैं इसको बोर्ड पे करवा दूंगा अगर आपको ये कॉपी में समझ में नहीं आया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी इसको कॉपी में लिख लेंगे समझकर। अगर समझ में नहीं आते तो मुझे विद्यार्थी बता देंगे, व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देंगे, सर मुझे समझ में नहीं आ, तो मैं इसको बोर्ड पर समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला जो नियम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।